अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वापसी की तारीख जूं जूं करीब आती जा रही है, इस हवाले से मुख्तलिफ कयास आराइयों में भी तेजी आती जा रही है। आज मुल्क भर में पूरा दिन यह खबर गर्दिश करती रही कि नून लीग में मौजूद मफामती ग्रुप ने नवाज शरीफ को तजवीज दिया है कि अपनी वापसी को फिलहाल मुलतवी कर दें, लेकिन लंदन में मौजूद नून लीग के सेनेटर इरफान सदीकी इस खबर की तरदीद करते हुए उन्होंने कहा कुछ नहीं है, नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को ही वतन वापस आएंगे। तरह की बातें मीडिया पे चलाई जा रही हैं कि कोई मुफाहमती ग्रुप है PMLN के अंदर, उसने मियां साहब को ये कहा है कि आप अपना जो आने का प्रोग्राम है इसको फिलहाल मुलतवी कर दें। मैं तो जहां मौजूद हूँ लंदन के अंदर, अभी अभी मियां साहब से भी मेरी बड़ी तफसीली मुलाकात हुई है। प्रोग्राम को हतमी शक्ल आलमोस्ट दे दी गई है। इंशाअल्लाह वो चंद दिनों बाद उम्रे की सआदत के लिए जाएंगे सऊदी अरेबिया। वहाँ से वो प्रोग्राम के मुताबिक अगर उसमें कोई चेंज नहीं आती तो मुत्तहिदा अरब अमारात आएंगे 1-2 दिन पहले, और वहाँ से फिर अगला प्रोग्राम जो है 21 तारीख का उनका फाइनल है। नून लीग ने नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से तैयारियां जोरों शोर से शुरू की हुई हैं। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके अपने कायद की वापसी के लिए अवाम को मोबिलाइज कर रहे हैं, जहां इन्हें लेकिन अवामी पजीराई के साथ साथ शिकायत का भी सामना है। गुज़श्ता रोज अवामी राब्ता मुहिम के सिलसिले में जब शहबाज शरीफ जो है वो कायना पहुंचे, जहां फिरोजपुर रोड पर मकामी लोगों ने एहतजाजी कैंप लगाया हुआ था। चूंकि शहबाज शरीफ इस हल्के NA 132 से रुकने असम्बली थे, इसलिए अवाम ने शहबाज शरीफ के काफिले को रोककर उनसे बात की और रूही नाले को पक्का करने का मुतालबा किया, जिस पर शहबाज शरीफ ने उन्हें मुलाकात के लिए वक्त दिया और मसला हल करने की यकीन दहानी करवाई। बाद अज़ां शहबाज शरीफ ने गाड़ी रोके जाने के वाक़े की तस्दीक की। अपने ट्वीट में शहबाज शरीफ का कहना था कि मेरे हल्के से कुछ लोगों ने मेरी गाड़ी रोक कर अपने मसाइल बयान किए। आज मैंने उनके नुमाइंदों को मदऊ किया, उनके इलाके के मसले को सुना और उसके हल की यकीन दहानी करवाई। लेकिन तहरीक इंसाफ के जो सर्कल्स हैं वो उन्हें इस तरह से पोर्ट्रे करते रहे कि शहबाज शरीफ जैसे ही सड़कों पर आए तो अवाम ने एहतजाज शुरू कर दिया। अब नून लीग के कायद जो हैं नवाज शरीफ, नून लीग के कायदीन जो हैं वो नवाज शरीफ के इस्तकबाल के मौके पर मुनक़िदा जलसे को कामयाब बनाने के लिए पंजाब भर में रैलियां जो हैं वो मुनक़िद तो कर रहे हैं, लेकिन इस जलसे आम में अवाम की बड़ी तादाद को लाना यकीनन चैलेंजिंग होगा। PDM के साबिका दौर में मुश्किल फैसलों के बायस नून लीग को अवामी नाराज़गी का भी सामना करना पड़ा। ऐसे में नवाज शरीफ के जलसे को कामयाब बनाना नून लीग की क़यादत का असल इम्तिहान होगा। उनकी वापसी पर जलसा आम यकीनन, जिस तरह मैंने कहा, एक बड़ा चैलेंज है जो नून लीग की सियासत का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। नून लीग के बकौल नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तानी मईशत को मुस्तहकम करने का मंसूबा पेश करेंगे और अपने इंतखाबी मंशूर भी सामने रखेंगे। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नून लीग के नायब सदर इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर साहब। खुर्रम दस्तगीर साहब, मियां साहब की वापसी की तारीख 21 अक्टूबर है, लेकिन आज भी ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि जी उसमें शायद कोई तब्दीली की तजवीज़ दी गई है आपकी अपनी पार्टी की जानिब से। इरफान सदीकी साहब ने तो खैर इन खबरों की जो तरदीद कर दी, लेकिन ये क्यों बार बार ये चीज़ें सामने आ जाती हैं जब तारीख का ऐलान हो चुका है? क्या आपकी लीडरशिप नवाज शरीफ की वापसी पर अब भी तज़ब्ज़ुब का शिकार है? आपको मालूम है कि हम सब अब एक पोस्ट ट्रूथ एरा में हैं, यानी बाद अज़ हकीकत का एक दौर है, जिसमें अब सोशल मीडिया पे जितनी आप ज्यादा बड़ा झूठ बोलेंगे उतना बड़ा आपको उस पर रिस्पॉन्स आता है। लिहाजा ये मुस्तकिल तौर पे कयास आराइयां होती रहेंगी, लेकिन आपने देखा है कि कल शहबाज शरीफ भी अपने हल्के में गए, आज भी वो गए हुए हैं। मरीम नवाज साहबा भी मुस्तकिल तौर पे जलसे कर रही हैं, इजलास कर रही हैं। हम सब जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे पहले रहे हैं, हम सब अपने अपने हलकों में जाकर अवाम से बात कर रहे हैं। तो पार्टी की तरफ से तो अब किसी किस्म का कोई तजब्जुब नहीं है और पूरी तरह हम कमिटेड हैं और पूरी तैयारी कर रहे हैं हर लिहाज से, ना सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को वहाँ मीनारे पाकिस्तान पर 21 अक्टूबर को लेकर जाने का, बल्कि उसके जितने भी जो इंतजामात हैं वो हर सतह पर पार्टी कर रही है। तो हम तो पूरी तरह कमिटेड हैं और तैयारी कर रहे हैं
कि अगले 15 दिन बाद इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे। अच्छा, मियां साहब की वापसी का प्लान है क्या? क्या फाइनल हुआ? सुनने में आया वो शायद सऊदी अरब जाएंगे, उम्रा करेंगे, मुत्तहिदा अरब इमारात भी जाएंगे, फिर ये खबरें भी चल रही हैं कि शायद कतर और चीन भी वो जाने से पहले वहां का भी दौरा करें। क्या ये फाइनल हो चुका है उनकी वापसी का प्लान? वो बजरिया दुबई आएंगे, सऊदी आएंगे? जी नहीं, अभी तक उसकी फाइनलाइजेशन नहीं है। हमें ये मालूम है कि वो 21 अक्टूबर की दोपहर तकरीबन, अभी तक जो वक्त दिया है 4 बजे करीब लाहौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से जो इंतजाम यही किया जा रहा है कि वो हेलीकॉप्टर के जरिए बराह रास्त मीनार पाकिस्तान आएंगे, जहां हम सब लोग अपने अपने वोटरों के साथ, सपोर्टरों के साथ, पाकिस्तान के अवाम मर्दों खवातीन के साथ मौजूद होंगे उनका इस्तकबाल करने के लिए और उनकी बात सुनने के लिए। और ये भी पार्टी का फैसला है कि एक दफा जब वो तशरीफ ले आएंगे तो फिर और कोई तकरीर नहीं होगी, सिर्फ वही बात करेंगे और फिर वो जलसा जो है वो अपने इख्तिताम तक पहुंचेगा। अच्छा, उस जलसे जो आपने 5 मिलियन का 5 लाख लोगों को इकट्ठा करने का टारगेट रखा हुआ है, लेकिन शाहदरा में जो जलसा हुआ आपके मुखालिफिन उसे जलसी करार दे रहे हैं कि आप तो 1000 बंदा भी इकट्ठा नहीं कर पाए, तो कैसे होगा? बड़ा एम्बिशियस टारगेट रखा हुआ आपने, और अगर किसी वजह से लोग इकट्ठे ना होए तो सियासी तौर पर एक बड़ा धचका हो सकता है ये नून लीग के लिए। जी, तो ये सियासत तो आपको पता है मुमकिनात का खेल है, उसमें रिस्क भी लेने पड़ते हैं। तो मियां नवाज शरीफ के हवाले से तो हमारे ज़हन में अल्हम्दुलिल्लाह कोई भाव नहीं है कि पाकिस्तान के अवाम और खासतौर पे लाहौर में और उसके पूरे पंजाब के जो रहने वाले हैं मर्द खवातीन, वो सब उनको सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। और एक ऐसे वक्त में जबकि पाकिस्तान में और कोई उस कद की लीडरशिप मौजूद नहीं है, तो तमाम नजरें नवाज शरीफ की तरफ ही हैं। तो वो इंशाल्लाह तशरीफ लाएंगे। 5 लाख का खुदा जाने किसने आपको टारगेट दे दिया। हमारा टारगेट यही है, उस पर नंबर कोई नहीं है, पर इंशाल्लाह एक अजीम शान तादाद मियां नवाज का इस्तकबाल करेगी। अच्छा, अदम एतमाद के बाद जब आपकी हुकूमत आई, खुर्रम दस्तगीर साहब, उस फैसले की सियासी कीमत नून लीग ने अदा की, आपकी मकबूलियत में अवाम में कमी आई। शहबाज शरीफ साहब कल जब रोड पर निकले, एक वीडियो उनकी वायरल हुई जिसे ऐसे पिच किया जा रहा है कि अवाम नून लीग से नाला हो चुके हैं। देखिए, हम शायद मीडिया में और जो लोग सोशल मीडिया पर हर वक्त तनकीद करते हैं या राय देते हैं, ये पाकिस्तान के अवाम के पास जाना, उनसे बात करना, वो नाला भी हो तब भी उनसे बात करना, ये हम एक सियासी जमहूरी जमात है जिसकी बुनियाद ही पाकिस्तान के अवाम में है। पिछले इलेक्शन में भी तमाम तर साजिशों के बावजूद और सख्त तरीन हालात के बावजूद, मियां नवाज शरीफ के जेल में होने के बावजूद 1 करोड़ 28 लाख पाकिस्तानियों ने शेर के निशान पर मोहर लगाई थी। तो लिहाजा अगर वो अवाम की नाराजगी है भी, उसके बावजूद उनके पास जाना, उनसे बात करना ही यही जमहूरियत का तरीका है और उसको हमने फॉलो किया है। और वो लोग जो कहते हैं कि जी नाला थे, उन्होंने गालिबन शहबाज शरीफ साहब का, फिर उसके बाद जो उन्होंने एक बहुत बड़ा जलसा किया अपने हलके में, जो उनका इंतखाबी हलका है, वो शायद उसकी वीडियो उनकी जब वो वाकया हुआ उस वक्त शायद उनकी नजर जो है वो नहीं चल रही थी, लेकिन एक बहुत बड़ा इज्तिमा किया शहबाज शरीफ साहब ने। और अब वो रोजाना की बुनियाद पर पहले अपने हलके में जाएंगे, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगे। हमने भी ये काम शुरू कर दिए और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। असल सवाल ये है कि जो ताकत है मुस्लिम लीग नून, वो कहाँ से ले रही है? वो पाकिस्तान के अवाम से ही ले रही है और उन्हीं से लेगी। अच्छा, मईशत की करें, पाकिस्तानी रुपए दिन ब दिन मुस्तहकम होता जा रहा है, डॉलर के मुकाबले में 283 पर ऑलमोस्ट आ गया है। आपके ख्याल में ये क्या सस्टेनेबल है? अचानक 1-2 रुपए रोजाना जो है वो डॉलर गिर रहा है, इसका क्या तिजारती खसारे पर क्या असर होगा? राय आपकी क्या है सर? देखिए ये एक, आप इसे बिल्कुल आर्जी इकदाम तो नहीं कह सकते, पर एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म का जरूर एक फर्क पड़ा है। और वो यही है कि वो जो सट्टा हो रहा था पाकिस्तानी रुपए के ऊपर, जिसमें मैंने पहले भी शायद आपके प्रोग्राम में कहा कि कुछ पाकिस्तान की जो मालियाती इदारे हैं वो भी शामिल रहे हैं, उनके बगैर इतनी बड़ी तादाद में हो नहीं सकता। क्योंकि मुआशी तौर पे जब हम इल्म मुआशियात की बात करते हैं, तो जो पाकिस्तान की ट्रेड डेफिसिट के नंबर्स रहे हैं पिछले साल में और ओवरऑल जो ट्रेड बैलेंस था,
उसके लिहाज से तो पाकिस्तानी रुपए की कीमत 250 बल्कि 244 एग्जैक्टली कैलकुलेट की गई थी, लेकिन चले 250 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगर अभी भी अगर उससे 240 रुपए उससे ज्यादा है, उसकी वजह यही है कि इसके ऊपर एक बहुत बड़ी जो स्केल के ऊपर सट्टा हुआ, पाकिस्तानियों ने भी किया। जो अफगानिस्तान आपने भी पहले रिपोर्ट कर चुके हैं कि 4 से 5 मिलियन डॉलर रोजाना अफगानिस्तान में भी जाता रहा है, और उस पर उन्होंने जो पाक रुपी की जो सेंस थी वो नहीं थी, लिहाजा उन्होंने अपनी नजर से इसको देखा है। तो लिहाजा वो सारे इश्यूज जो हैं, अब अगर उनमें कुछ कदगन हुई है, लेकिन ये इसको सस्टेन तभी होगा कि, और ये सस्टेन अगर इस शॉर्ट टर्म में ये निगरान हुकूमत कर देती है, लेकिन जो असल चैलेंज आने वाली मुंतखब हुकूमत के सामने है कि वो उस तरह का कॉन्फिडेंस पैदा करे जो मुस्लिम लीग नून की पिछली हुकूमत में था, जिसमें 4 साल में बड़े क्रिटिसिज्म हुए, बहुत इश्यूज उठे, लेकिन यही हालात थे, यही बॉर्डर्स थे, यही हमारी इन्फोर्समेंट थी, और 4 साल जो है वो डॉलर अपनी जगह पर खड़ा रहा। और जब उसको डीवैल्यू किया तो हुकूमत ने खुद इस बात का एहसास किया कि प्रेशर आ रहा है, तो डीवैल्यू किया। अदरवाइज ये जो सट्टे वाली कहानी थी या स्मगलिंग वाली कहानी थी, यही पाकिस्तान था। लेकिन जो असल फर्क था वो ये था कि कॉन्फिडेंस था एक मजबूत हुकूमत में, जो कि अब इंशाल्लाह इलेक्शंस के बाद जो आने वाली हुकूमत मुंतखब होगी उसमें इंशाल्लाह आएगा। तभी अगर कॉन्फिडेंस होगा गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी में, तो तभी ये रुकेगा। सिर्फ आजकल के जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं वो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में तो मदद करेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म ये इसका हल नहीं है। अच्छा, निगरान हुकूमत की एक जो पॉलिसी है गैर कानूनी जो तारकीन वतन है उनको निकालने की, और उसमें ज़्यादा फोकस जो है वो मीडिया का भी अफगान रेफ्यूजीज़ पर चला जाता है। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि सारे अफगान रेफ्यूजीज़ जो हैं वो तो दहशतगर्दी में मुलविस नहीं, और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इस मसले को देखा जाना चाहिए। इस पॉलिसी पर नून लीग की क्या टेक है, आपकी क्या पॉलिसी है? जी, फिर हमें चूंकि नाजरीन को बार बार वो 2013 से 17 का जो दौर था वो याद कराना है, जिसमें उस वक्त भी हजारों की तादाद में अफगान खानदानों को, अगर आपको याद हो, $400 देकर वापस भेजा गया था, क्योंकि तब भी नई नई स्टेबिलिटी अफगानिस्तान में आ चुकी थी 2014 के बाद से, जब उनकी नई हुकूमत आई थी। तो बहुत सारे हजारों की तादाद में खानदानों को भेजा गया, लेकिन एदाद शुमार अब ये भी कह रहे हैं कि उनमें से बहुत बड़ी तादाद अफगानिस्तान जाकर वापस आ गई, जिनको बाकायदा तौर पे एक माकूल रकम समझा गया था। $400 बैनुल-अक़वामी इमदाद के जरिए ये किया गया था। दूसरा, उसी दौर में 2017 में हमने मार्च 2017 में अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद के ऊपर एक बाड़ भी लगाना शुरू की थी, जो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 90% से ज्यादा मुकम्मल हो चुकी है, शायद अब 100 के करीब हो। लेकिन ये सारे स्टेप्स जो हैं इनकी नफी हुई जब 2021 में जो उस वक्त की हुकूमत थी और उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट थी, उन दोनों ने मिलकर एक पॉलिसी थी जिसमें जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान थी उसके मेंबरान को पहले आम माफी का ऐलान किया गया, फिर नरमी की गई, और फिर बाद में ये नंबर्स आए कि उनमें से बहुत से बड़े एक काफी बड़ी तादाद जो थी वो पाकिस्तान वापस आई। और वो जो दहशतगर्दी का दोबारा इस मुल्क में आना जो बहुत हम सबके लिए तशवीशनाक है, ये बात उससे जुड़ी हुई है कि तो लिहाजा ये हुकूमत पाकिस्तान को अगर से एक ब्लैंकेट ऑर्डर करना आसान है, लेकिन मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी थोड़ी सी इससे रिफाइंड होगी इंशाल्लाह। खुर्रम दस्तगीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, अफगान रेफ्यूजीज की बात हो, उस पर मामला जो है वो काफ़ी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो है मामलात थोड़े से ख़राब भी हुए। फॉरेन ऑफिस की भी आज स्टेटमेंट आई। गुज़श्ता रोज़ जो है अफगान तालिबान के तर्जुमान ने भी उस पर ट्वीट की थी। पाकिस्तान ये उसूली फैसला कर चुका है कि गैर कानूनी तारकीन वतन को हर सूरत निकाला जाएगा। इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक के बाद हमें फॉरेन ऑफिस की तर्जुमान ज्वाइन करेंगी और उनसे ये सारे सवाल पूछेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान को रज़ाकाराना तौर पर छोड़ने के लिए हुकूमत की जानिब से गैर कानूनी तारकीन वतन को दी जाने वाली मोहलत में अब सिर्फ 26 रोज़ बाकी रह गए। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दिए जाने वाले अल्टीमेटम के 2 रोज़ बाद ही पाक अफगान वज़ीर ख़ारजा की इंतहाई अहम मुलाकात हुई है। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने अफगान हम मनसब अमीर खान मुत्तकी को इस बात का यकीन दिलाया कि पाकिस्तान अपने पड़ोसी मुल्क के साथ ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने का ख़्वाह है। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक निगरान वज़ीर ख़ारजा ने इस बात पर जोर दिया कि ख़ित्ते को दरपेश चैलेंजेस
और अमन और इस्तेकाम के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाना होगी। अब गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए तो घड़ी की सुई जो है वो दौड़ती जा रही है और इन्हें पाकिस्तान छोड़ने का फैसला जल्द, बल्कि शायद बहुत जल्द करना है, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान 1 नवंबर से ऐसे तमाम गैर कानूनी तारकीन वतन जिनके पास कानूनी दस्तावेजात नहीं है उनके खिलाफ एक ग्रैंड ऑपरेशन शुरू करने जा रही है। केयर टेकर जो वो हैं वजीर दाखिला हैं सरफराज बुख्ती, उनकी जानिब से ऐलान तो गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए हुआ ही था, लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़्यादा जोर जो था वो अफगान शहरियों पर रहा, जिस पर गुज़श्ता रोज़ अफगान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने हुकूमत पाकिस्तान से इस पॉलिसी पर नज़रसानी करने को कहा। उन्होंने अपनी ट्वीट में ये कहा कि पाकिस्तान में अफगान रेफ्यूजीज़ के साथ जारी सलूक नाकाबिल कबूल है, पाकिस्तान को इस हवाले से अपने लाएमल पर नज़रसानी करनी चाहिए, जिस पर दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने रद्दअमल देते हुए वाज़ेह किया कि यह ऑपरेशन किसी मखसूस शहरियत के खिलाफ नहीं है, बल्कि गैर कानूनी तारकीन वतन और इन अफराद के खिलाफ किया जा रहा है जिनके पास यहाँ रहने के लिए मुत्तल्लिका दस्तावेजात जो हैं वो नामुकम्मल हैं। पाकिस्तान में बार बार ये आवाज़ें उठती कि दहशतगर्दी के वाक़यात में अफगान शहरी मुलव्विस अक्सर पाए जाते हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई ने भी गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में तकरीबन यही बात दोहराई। गैर कानूनी तारकीन वतन को पाकिस्तान की सरजमीन से निकाला जाए। अगर कोई इस गलतफहमी में मुब्तला है कि ताकत के जोर पे पाकिस्तान को दबा सकता है या दहशतगर्दी की ऐसी कार्रवाइयाँ करके वो छुप सकता है, ये अब नामुमकिन है। पाकिस्तान की रियासत अब इस तमाम सूरत हाल से आईनी हाथों से निपटेगी, और उसके लिए कुछ भी करना पड़े। अब डेडलाइन तो 31 अक्टूबर तक थी, लेकिन हमने आज देखा कि कोयटा और इस्लामाबाद में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया है। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान तकरीबन 1100 अफराद से उन्होंने पूछगछ की, जिसमें से 503 अफराद गैर कानूनी तौर पर मुकीम पाए गए। उन्हें फॉरेनर्स एक्ट के सेक्शन 14 के तहत अरेस्ट कर लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर कोयटा हमजा शफकात ने भी गैर कानूनी तौर पर मुकीम जो 200 अफगान थे उनकी गिरफ्तारी की तस्दीक की है। UNHCR के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 20 लाख के करीब वो अफगान रेफ्यूजीज़ हैं जिनके पास कानूनी दस्तावेजात मौजूद हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के आने के बाद से अब तक 6 से 8 लाख अफगान पनाहगुज़ीन पाकिस्तान पहुँचे, जिनके पास रहने के लिए दस्तावेजात तो हैं, लेकिन इस वक्त ज़्यादातर के वीज़े जो हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं, जिनकी तजदीद नहीं कराई गई। हुकूमत की जानिब से जिन गैर कानूनी तारकीन वतन को निकाले जाने की बात की जा रही है उनमें अक्सरियत जो है वो शायद अफगान बाशिंदों की होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा गैर कानूनी तारकीन वतन जो हैं वो अफगानिस्तान से ही हैं, जिनके पास यहाँ रहने के कोई कानूनी दस्तावेजात नहीं हैं। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा, जबकि आगे चलकर एम्बेसडर मंसूर अहमद ख़ान जो कि अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर रह चुके हैं, और ज़ियाउर रहमान न्यूयॉर्क टाइम्स के सहाफ़ी हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। पहले तो एक चीज़ की थोड़ी सी आपने आज अपनी वजाहत तो कर दी, लेकिन क्यों ये इम्प्रेशन अफ़गानिस्तान में है कि टारगेट किया जा रहा है सिर्फ अफ़गान रेफ्यूजीज़ को? ये देखें, अब ये बड़ी हमें क्लैरिटी होनी चाहिए पाकिस्तान में भी, हमारे जो सहाफ़ी बरादरी है और जनरल पब्लिक को भी, और अफ़गानिस्तान में भी, कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो बड़ी क्लियर है। हमने पिछले 4 दहाइयों में अफ़गान महाजरीन को वेलकम किया है, उनको अपने पास बड़ी इज़्ज़त से रखा है, और अभी भी अफ़गान महाजरीन जो कि रजिस्टर्ड अफ़गान महाजरीन हैं उनको टारगेट कोई भी नहीं कर रहा। और रजिस्टर्ड तकरीबन 17 लाख के करीब हमारे पास 1.4 मिलियन की 1.4 मिलियन, हाँ, यानी उनको कोई कुछ नहीं कह रहा जिनके पास दस्तावेजात हैं, लेकिन जो गैर कानूनी हैं उनको टारगेट किया जाए। जी, उनको बेसिकली टारगेट इज़ द रॉन्ग वर्ड। बेसिकली हम उनके लिए, पाकिस्तान का एक लॉ है जिसके मुताबिक आप गैर कानूनी तौर पर अगर पाकिस्तान में मुकीम हैं तो उन लॉज की इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आ गया है, और वो इम्प्लीमेंटेशन अब की जाएगी, और उसी सिलसिले में पाकिस्तान की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं
वो देख रही हैं कि किस किस ने पाकिस्तान के कवानीन की खिलाफ वर्जी की है, कौन है यहाँ पर जो वीज़ाज़ के बग़ैर हैं या ओवरस्टे किया है या उनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, और उनके साथ फिर जो पाकिस्तान के कवानीन कहते हैं उसके मुताबिक सलूक किया जाएगा। अच्छा, इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है? जो यहाँ पर मुकीम लोग हैं जिनके वीज़े अगर एक्सपायर हो रहे हैं तो वो उनकी तजदीद कराई जा रही है या फ़िलहाल वो बंद कर दी गई है? देखिए, वो केस टू केस डिपेंड करेगा, लेकिन ये भी आप जानते होंगे बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि बोगस केसेस भी होते हैं, जो कि गलत तरीके से आए होते हैं। किसी ने कुछ और वीज़ा एप्लीकेशन पे कोई और रिक्वेस्ट की और यहाँ पर आके किसी कोई और काम में लग गया, तो इस तरह की सारी चीज़ें अप्लाई करती हैं। और ये पाकिस्तान का लॉ नहीं है, दुनिया में आप जहाँ भी जाएं, अगर आप इल्लीगल हैं, अगर आपने वहाँ पर गैर कानूनी तौर पर एंट्री की है या आपने वहाँ के वीज़ाज़ पे ओवरस्टे किया है, तो वो वहाँ की हुकाम भी इसी तरह के स्टेप्स लेते हैं और जो हम भी लेने जा रहे हैं। आज केयर टेकर जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो मिले अफगान अबूरी वज़ीर ख़ारजा से। एक पाकिस्तान की एक टेक रही है, देखिए पिछले 2-3 माह में दहशतगर्दी के काफ़ी सारे वाक़यात में मुलव्विस जो लोग पाए गए उनका ताल्लुक़ वहाँ से था। क्या डिस्कशन उसमें हुई? क्या ये मामला उठाया गया या जो रेफ्यूजीज़ वाला मामला है उस पर कोई डिस्कशन वगैरह हुई? देखें, जो आज मुलाकात हुई तिब्बत चाइना में फॉरेन मिनिस्टर जलील अब्बास जिलानी की अफ़गान इंटरिम फॉरेन मिनिस्टर के साथ, उसमें तमाम इश्यूज़ ज़ेरे बहस आए। उसमें पाकिस्तान के जो कंसर्न्स हैं, स्पेशली जो दहशतगर्दी के मामलात पे, वो बड़े क्लियरली फॉरेन मिनिस्टर ने वहाँ पर उनके साथ शेयर किए। और बाकी भी ये जो अभी हम मामला डिस्कस करें, ये मामलात भी ज़ेरे गौर आए। और जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक बहुत अच्छे पैराए में गुफ्तगू हुई और दोनों साइड्स ने अपने अपने मौक़िफ़ का एक दूसरे के साथ शेयर किया। ठीक, अच्छा, हम ये कहते हैं कि अफ़गान माजरीन जो हैं, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि अफ़गान रेफ्यूजीज़ जो हैं पाकिस्तान में वो लॉफुली पीसफुली रह रहे हैं। जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ट्वीट भी की, उनका कोई सिक्योरिटी मसाइल में कोई किरदार नहीं, और पाकिस्तान की जो पॉलिसी है अनएक्सेप्टेबल उन्होंने कहा, जिसका आज आपने उनको जवाब भी दे दिया। लेकिन ये जो पाकिस्तान की पॉलिसी है, क्या इससे दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर जो ऑलरेडी स्ट्रेंड रिलेशन चल रहे थे, आपका नहीं ख्याल कि असरअंदाज होंगे ये पॉलिसी? देखिए, मुझे यकीन है कि कोई भी हुकूमत, चाहे वो अफ़गान गवर्नमेंट हो या कोई और मुल्क, ये चाहेगा कि उनके जो शहरी हैं इल्लीगली किसी और मुल्क में रह रहे हों, और जिस मुल्क में वो रह रहे हों उस मुल्क के कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हों। तो हम तो बड़ा क्लियरली उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। हम उनकी बात नहीं कर रहे, वो उन रेफ्यूजीज़ की बात नहीं कर रहे जो यहाँ पर अमन से रह रहे हैं और जो यहाँ पर एक नॉर्मल तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो थोड़ी सी आई थिंक वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, और वो बड़ा क्लियरली हमने ये हाईलाइट किया है कि ये जो भी इलीगल्स हैं उनके खिलाफ एक्शन है, और सिर्फ अफ़गान्स के लिए नहीं है, एनीबॉडी किसी भी नेशनलिटी से ताल्लुक़ हो उसके खिलाफ ये एक्शन होगा। ठीक, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, UNHCR है या एमनेस्टी इंटरनेशनल की भी आपने स्टेटमेंट देख ली होगी, उनकी तरफ से भी सॉर्ट ऑफ लाइक प्रेशर ऐसा आएगा कि आप ये ना करें, वहाँ पर हालात ठीक नहीं है, वो नहीं है, तो उसको कैसे डील करेगा पाकिस्तान? देखिए, जब हम अपने जो भी हमारे रेलेवेंट हमारे इंटरलोक्यूटर्स हैं उनके साथ हम बातचीत कर भी रहे हैं और आगे जारी भी रखेंगे। UNHCR हमारा बहुत पुराना पार्टनर है और उसमें रेफ्यूजीज़ के सिलसिले में हमारी उनके साथ बातचीत होती रहती है। अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि हम इन स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएं कि वो अफ़गान मुहाजिरीन जो यहाँ पर बहुत अरसे से मुकीम हैं उनके लिए अफ़गानिस्तान में कंडीशंस बनाई जाएं ताकि वो अपने मुल्क वापस जा सकें और वहाँ पर अमन से
और अपने सरजमीन पर रह सकें और वहाँ के एक नॉर्मल शहरी के तौर पर अपना रोल अदा करें अफ़गानिस्तान की तरक्की में। इसी से जुड़ा मेरा सवाल, ये जो 14 लाख यहाँ पर कानूनी तौर पर जो अफ़गान रह रहे हैं, उनको वापस भिजवाने का क्या कोई प्रोसेस? एक टाइम ऐसे था जब UNHCR इन्वॉल्व था, फंडिंग उनकी थी, इफ़ आई कैन वेगली रिमेंबर, कोई $300-400 पर फैमिली दे के भिजवाया जाता था। ऐसा कोई प्लान है उनके लिए भी? देखिए, वो जो रेफ्यूजीज़ की वापसी का जो मरहला होगा उसमें ये सारी चीज़ें उनके साथ UNHCR के साथ और डोनर्स के साथ और भी हमारे इंटरनेशनल पार्टनर्स और स्पेशली अफ़गान हुकूमत के साथ मिलकर ये सारी चीज़ें वर्कआउट की जाएंगी। अभी तो जो चीज़ हम जिस पे फोकस कर रहे हैं वो इल्लीगल माइग्रेंट्स की बात है जो यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं। और ये जस्ट टू रीएम्फसाइज के ये सिर्फ अफगान इलीगल रेफ्यूजीज की बात नहीं हो रही या तारकीन वतन की, उनमें बाकी नेशनलिटी हर नेशनलिटी के पे ये अप्लाई करेगा। मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, ब्रेक के बाद इसी टॉपिक आगे बढ़ाएंगे। एम्बेसडर मंसूर खान साहब और ज़िया रहमान हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले आपने दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा का तफसीली इंटरव्यू सुना, जो अफ़गान रेफ्यूजीज़ का मामला है, गैर कानूनी तारकीन वतन का मामला है, और जो आज पाकिस्तान के निगरान वज़ीर खारजा जो हैं वो अफ़गानिस्तान के अबूरी वज़ीर खारजा से मिले भी। इस वक्त अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर जनाब एम्बेसडर मंसूर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और न्यूयॉर्क टाइम्स से वाबस्ता सहाफ़ी और मुसन्निफ़ ज़िया रहमान भी हमारे साथ मौजूद है। एम्बेसडर साहब, जो पाकिस्तान की इस वक्त ये पॉलिसी है, इस वक्त देखें अफ़गान तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो कशीदा हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे में ये एक जो ड्राइव है इसको अफ़गान तालिबान ऐसे देख रहे हैं कि ये सिर्फ अफ़गान रेफ्यूजीज़, अफ़गान शहरी जो पाकिस्तान में रहते हैं उनके खिलाफ ये ड्राइव है। क्या इससे दोनों ममालिक के ताल्लुकात जो हैं ये मज़ीद कशीदा हो सकते हैं, और ये जो पाकिस्तान की ड्राइव है इसमें ऑब्स्टिकल्स क्या पेश आ सकते हैं पाकिस्तान को? देखिए, जो जहां तक पाकिस्तान की जो पॉलिसी है अफगान रेफ्यूजीज के मुतालिक, वो तो हमेशा से कंसिस्टेंट है, और वो यही है कि अफगान मुहाजिरीन को या जो दीगर अफगान भी हैं, अनडॉक्यूमेंटेड अफगान हैं, उनको वापस जाना है, और जब भी अफगानिस्तान में सिचुएशन बेहतर होगी उनको वापस ही जाना होगा अपने होमलैंड में। लेकिन जो इस वक्त ये डिसीजन लिया गया है और जिस तरह की टाइमलाइन दी गई है कि इतनी बड़ी तादाद में इन लोगों को जो यहाँ पे मौजूद है इनको वापस भेजा जाएगा, इसमें अनडॉक्यूमेंटेड अफगान है, इसमें वो अफगान भी हैं जो यहाँ आए थे वीज़ों के ऊपर और फिर उनके वीज़ा एक्सपायर हो गए। ये असूली तौर पे तो पाकिस्तान की हुकूमत को पूरा इख्तियार है ये इस किस्म के फैसले का, लेकिन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और जो इसकी इम्प्लीकेशंस आएंगी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात पे, या पाकिस्तान का इमेज अफगानिस्तान में, या ऑलरेडी हम दे रहे हैं अफगानिस्तान के मुतालिक जो इमेज पाकिस्तान में है, वो मेरा ख्याल सूरत हाल को मजीद कशीदा बनाएंगी। इसके लिए ज़रूरी था कि मेरा ख्याल है किसी बायलैटरल चैनल के ज़रिए उनके साथ अगर हम किसी ख़ास तादाद में लोगों को भेजना चाहते हैं वापस, तो बायलैटरल चैनल पे उनके साथ मुज़ाकरात किए जाते हैं, उनके साथ कोई शेड्यूल तय किया जाए। ये जो आपने कहा मुश्किलात क्या आएंगी, मुश्किलात ये हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है और हमारी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उनकी कैपेसिटी लिमिटेशंस हैं। इतनी बड़ी तादाद में अफगान को इतने कम मुद्दत में किस तरह से वो वापस भेजने का बंदोबस्त करेंगी, और अफगानिस्तान में अभी ऐसे हालात नहीं हैं कि वहाँ पे इतने बड़ी तादाद में लोगों की सेटलमेंट हो सके। इससे मेरा ख्याल अफगानिस्तान में रिएक्शन आने के अलावा इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से भी एक इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के तहत एक रिएक्शन आएगा कि पाकिस्तान को एक ऐसा लाहा अमल देना चाहिए जो प्रैक्टिकल हो और जो ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशंस को भी पूरा करता हो। मेरा ख्याल है कि दोनों ममालिक को अब एंगेज करना होगा इस इशू पर भी, और जो दीगर इश्यूज जुड़े हुए हैं हमारे बायलैटरल रिलेशंस के साथ, जिसमें TTP है या सिक्योरिटी इश्यूज हैं, जब तक हम तमाम एक होल ऑफ द रिलेशनशिप को एड्रेस नहीं करेंगे, तो मेरा ख्याल है हम
इसमें जो ये सारे इश्यूज हैं, खा वो रेफ्यूजीज का इशू है या खा वो टेररिज्म का इशू है, उनको शायद प्रॉपर तरीके से एड्रेस ना कर सकें। तो मेरे ख्याल में कि एक बहुत जरूरी है, जो स्टेटमेंट्स भी आई हैं अफगान साइड से वो काफी उसमें गम गुस्सा है। तो मेरा ख्याल है इस वक्त हमें ये एक सेंसिटिव इशू है अफगान रेफ्यूजीज वाला, हमें इस वक्त उनके साथ एक डायलॉग में के जरिए इन मसाइल को भी रेज करना चाहिए और फिर उसको वसीउल बुनियाद डायलॉग की तरफ लेके जाना चाहिए, ताकि हमारे भी हमारी जो डिमांड्स हैं, जो कि बहुत जेन्युइन डिमांड्स हैं, टीटीपी की एक्टिविटीज हैं और ग्रुप्स हैं और बॉर्डर के ऊपर सिक्योरिटी है, वो भी एड्रेस हो सके। ठीक है ज़ियाउर रहमान साहब, आप चूंकि कराची बेस्ड हैं, वो भी मतलब वहाँ पे भी रेफ्यूजीज बहुत ज़्यादा हैं, उनमें गैर कानूनी तारकीन वतन भी हैं, फिर आप चूंकि केपी में काफ़ी क्लोजली एफपैक को भी देखते रहते हैं, ये पाकिस्तान का जो एक मंसूबा है, जो एक स्ट्रेटजी है, पॉलिसी है, जो भी इसे नाम दिया जाए, कितना प्रैक्टिकल है, खुसूसन अगर कराची की बात करें जहाँ सिर्फ अफगान गैर कानूनी तारकीन वतन नहीं है, बाकी नेशनलिटीज़ भी हैं। जी थैंक यू। मैं मंसूर साहब की बात से बड़ा एग्री करता हूं कि पाकिस्तान की शुरू से प्रायोरिटी रही है कि इन महाजरीन को वापस भेजा जाए, मगर चूंकि कोई पॉलिसी थी नहीं उस तरह, और अब भी हम देखें तो अब तो बड़ा एम्बिग्यूटी है कि ये बड़ा क्लियर नहीं है कि आप किन को निकालना चाह रहे हैं। आप अफगान महाजरीन को निकालना चाह रहे हैं जो और कम्युनिटीज है कराची में, जिस तरह बर्मीज हैं, बेंगोलीज है, उनको भी निकालना चाह रहे हैं। दूसरी बात, जैसे मंसूर साहब ने कहा कि कैपेसिटी का बड़ा मसला है, ये एक बहुत बड़ा काम है, एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज है। इसके अंदर आपकी मैन पावर चाहिए, आपकी इंटेलिजेंस चाहिए, आपको रिसोर्सेज चाहिए, और पाकिस्तान इस वक्त बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस में है। तीसरी अहम बात यह है कि पाकिस्तान ने तो बार बार तो कहती है कि महाजरीन का मसला बड़ा सीवियर है, लेकिन कभी इसको उस तरह सीरियस नहीं लिया। इसकी एक मिसाल ये है कि हमने कभी सेंसस में महाजरीन को काउंट नहीं किया कि पाकिस्तान में महाजरीन है, लीगल लोग कितने हैं, अनडॉक्यूमेंटेड। ना हमने इनको काउंट किया, ना हमने बंगालीज काउंट किया, ना हमने बर्मीज काउंट किया। हमारे पास सिर्फ यूएनएचसीआर का डेटा है जो रजिस्टर्ड अफगान है, जिनका पीओआर कार्ड है या एसएस कार्ड है। इसके अलावा हमारे सारे ना रफ एस्टिमेट्स हैं, हम तुक्के मारते हैं कि इतने हैं और इतने हैं। तो आप, और दूसरी बात ये कि अगर आप मतलब हम कराची की मैं अगर बात करूं तो हमारे पास एक ही रिपोर्ट है 96 में, जो शगरी साहब थे आईजी सिंध, वही रिपोर्ट चली आ रही है 25 साल पुरानी के शगरी रिपोर्ट के मुताबिक इतने बेंगोलीज हैं, इतनी बर्मीज हैं। तो इससे ये एक बड़ा सीवियर मसला है और उसके लिए चाहिए कि इस पर बात होती पार्लियामेंट में, जो अभी है नहीं, मौजूद नहीं है, इसमें कोई सिविल सोसाइटी को एंगेज करते हैं, इस पे बायलैटरल बात करते हैं तालिबान से, यूएनएचसीआर से, इंसानी हकूक की तंजीमों से, महाजरीन तंजीमों से, उसके बाद फिर लाएमल तय करते हैं। जी ठीक। मंसूर खान साहब, ये जो कलअदम टीटीपी वाला मामला है, चूंकि ये भी एक हसास मामला ऐसा है कि पिछले देखें जब से अफगान तालिबान वहाँ पर उन्होंने टेक ओवर किया है, पाकिस्तान में जो टेररिज्म के इंसिडेंट्स हैं उसमें बहुत तेज़ी से सर्ज हमने देखा है। क्या ये मामला और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान ऐसी पॉलिसीज़ जो हैं वो अब बनाएगा, इसका हल क्या हो सकता है और कितना ये अहम है अफगान तालिबान के लिए अपने आप को डी एसोसिएट करना, और कितना मुश्किल है उनके लिए अपने आप को डी एसोसिएट करना टीटीपी से? आदिल साहब, असल में एक बहुत ही बुनियादी मसला है और वो सिर्फ अफगान तालिबान रेजीम जो मौजूदा है इससे मुतालिक नहीं है, बल्कि जो अफगानिस्तान में प्रीवियसली भी हुकूमतें रही हैं। पाकिस्तान का गुज़िश्ता 3-4 दहाइयों से कोई अफगानिस्तान के साथ कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग या स्ट्रेटेजिक डायलॉग नहीं है। हम इशू टू इशू चीज़ों को डील करते हैं, एड्रेस करते हैं, चाहे वो प्रीवियस गवर्नमेंट का प्रेसिडेंट कारज़ई की थी या गनी साहब की थी, उसमें भी हम उनकी साइड ये इशू रेज करती थी कि पाकिस्तान की सॉइल से अफगान तालिबान की इंसर्जेंसी हो रही है। फिर जब और हम उनसे टीटीपी का मसला रेज करते थे। जब तालिबान की गवर्नमेंट आ गई तो उन्होंने भी अफगान स्टेट की पोजीशन को अडॉप्ट करते हुए वही पॉलिसीज अडॉप्ट की हैं जो पिछली अफगान स्टेट्स की चल रही थी। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को एक रीथिंक करना चाहिए अपनी फॉरेन पॉलिसी पे, अपने डिप्लोमेसी पे, और इसमें हमें अफगानिस्तान के साथ एक होल ऑफ द रिलेशनशिप का डायलॉग इवॉल्व करना चाहिए। उसमें जब आप एक दूसरे के साथ स्टेक्स डेवलप करेंगे अफगान ट्रेड एंड ट्रांजिट की, अफगान रेफ्यूजीज की और हमारे लिए
अफगानिस्तान के अंदर से जो टीटीपी की तरफ से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो अफगान तालिबान को जिनके के वाकई रिलेशंस रहे हैं टीटीपी के साथ या दीगर ग्रुपों के साथ, उनको पाकिस्तान की स्टेक्स की वजह से या उनकी जो स्टेक्स हैं अफगान की पाकिस्तान में, उनकी वजह से मजबूर होना पड़ेगा ऐसी पॉलिसी पे जिसमें पाकिस्तान के कंसर्न्स को एड्रेस किया जाए और पाकिस्तान के लिए कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम्स क्रिएट करने को अवॉइड किया जाए। एट द मोमेंट हम नहीं देख रहे कि इस किस्म का कोई, जब हम चूंकि हम एक खास इशू को प्रेस करते हैं, हम उनसे डिमांड करते हैं कि आप तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लें, आप या तो उनको हमारे हवाले करें या कोई ऐसा सोल्यूशन निकालें कि वहां से एक्टिविटीज खत्म हो, ये एक आइसोलेटेड डिमांड रह जाती है। मेरे ख्याल में जब तक हम होल ऑफ द रिलेशनशिप को नहीं एड्रेस करेंगे, हम दो नेबर्स हैं, हमारा 2600 किलोमीटर का बॉर्डर है और ये सारा खित्ता एक जंग से गुजरा है 40-50 साल की, जब तक हम होल ऑफ द रिलेशनशिप पे नहीं जाएंगे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ के वहां पे तालिबान की हुकूमत है या वहां पे कोई और हुकूमत है, तो मेरा ख्याल है हमें एक रीसेट की जरूरत है, रीथिंक की जरूरत है अपनी अफगान पॉलिसी में। ज़ाहिर रहमान साहब, इस वक्त जो पाकिस्तान में टेररिज्म की जितनी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उसमें हमने देखा कि कुछ मतलब बलोच सेपरेटिस्ट और IS और ये सारे मिलकर जो है अक्सर कार्रवाइयाँ करते हैं। इसकी क्या वजह है? ये क्या अब तकरीबन वो एक हो चुके हैं या ये मामला क्या है? नहीं, मेरे ख्याल में एक नहीं हुए, लेकिन अफगानिस्तान के फाल के बाद इन 2 सालों के अंदर जो सर्ज आया पाकिस्तान में दहशतगर्दी का, उसकी काफ़ी वजूहत है। एक बात तो ये बात तय है कि अफगान तालिबान के आने के बाद TTP बड़ी स्ट्रॉन्ग हुई है। उसकी एक वजह यह है कि TTP ने खुद भी अपने अंदर काफ़ी तब्दीली लाई है, काफ़ी ग्रुप शामिल किए हैं। दूसरी बात यह कि उनको जो अमेरिकन असला वहाँ बचा है वो मिला है। और तीसरी बात यह कि अफगान तालिबान की एक सरपरस्ती या उनको खुफिया अड्डे मिले। दूसरी जानिब हमारे पास तो बड़ा थ्रेट है वो दाइश का है, क्योंकि अफगान तालिबान की जानिब से दाइश के खिलाफ एक बड़ा क्रैकडाउन शुरू हुआ है और अमेरिकी हुकाम भी इस बात को मानते हैं कि उन्होंने अब तक 8 बड़े कमांडर मार दिए जनवरी से लेकर अब तक। ऐसा लग रहा है कि जो दाइश की सरगर्मी है अब वो अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान में आ गई है। और फिर साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो बलोच तंजीमें हैं उनके भी जानिब से अटैक मटैक बढ़े हैं। तो मैं हमें ये बेसिकली पाकिस्तान का जो ऑलरेडी एक फ्रिजाइल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन है उसका बड़ा फायदा उठा रहे हैं। ये भी उसकी वजह है ये हमले की बढ़ना। जी ठीक। मंसूर खान साहब, जिस वक्त अफगान तालिबान ने टेक ओवर किया तो पाकिस्तान में काफ़ी उनको वेलकम किया गया। ये पॉलिसी क्या बैकफायर कर रही है आपके ख्याल में? मतलब कि दुनिया जब कह रही थी कि ऐसा ना करें तो हमने उनको बिल्कुल मतलब होल हार्टेडली बड़ा वेलकम किया उनको। नहीं, मेरा ख्याल है कि इसीलिए हमें अफगानिस्तान के अंदर जो इंटरनल चेंजेस होती हैं या अफगानिस्तान के इंटरनल हालात हैं उनको अफगानिस्तान के ऊपर, अफगानिस्तान की रियासत के ऊपर और अफगानिस्तान के अवाम के ऊपर छोड़ना चाहिए। और हमारी जो उनके साथ डीलिंग है, हमारे जो ताल्लुकात हैं वो बेस्ड होने चाहिए सॉवरेन रिलेशनशिप पे, जिसमें स्टेट के साथ भी रिलेशनशिप हो और फिर हमारी जो पीपल टू पीपल रिलेशनशिप है या जो हमारी इकोनॉमिक रिलेशनशिप है उसके ऊपर ज्यादा फोकस हो। हमें चाहे वहाँ पे तालिबान की हुकूमत हो, जब तालिबान ने भी कंट्रोल एज्यूम किया वहाँ का 2021 में और आपने खुद भी वहाँ विजिट किया था, उसके बाद से आप ये देखें कि अफगान तालिबान ने गवर्नमेंट में आने के बाद अपनी स्टेट की पोजीशंस को एज्यूम किया है, वो अपनी स्टेट की लॉन्ग हेल्ड पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है बहुत जरूरी है कि हम उनके साथ एक स्टेट टू स्टेट एंगेजमेंट ही रखें। वहां पे जो भी हुकूमत हो, ये अफगान का मसला है, ये अफगान का मामला है, ये अफगान को ही डिसाइड करना चाहिए और हमें इस किस्म की किसी भी स्टेटमेंट्स या सपोर्ट या कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं देनी चाहिए कि जिससे अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में हमारे तरफ से किसी किस्म का भी कोई इन्वॉल्वमेंट का आंसर मिले। तो मेरा ख्याल बहुत जरूरी है, आपने सही पॉइंट किया है और हमें इन मामलात में मुहतात रहने की जरूरत है। एम्बेसडर मंसूर खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज हुआ चाहता है, लेकिन मायूस कुन वो क्यों? ब्रेक के बाद आपसे बात होगी।
वेलकम बैक राजी। 4 साल बाद क्रिकेट के सबसे बड़े इवेंट वर्ल्ड कप का आगाज इंडिया में हो चुका है। 13वें वर्ल्ड कप के इफ्तिताई मैच में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमें अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल हुई, जिसमें न्यूजीलैंड ने दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को बासानी शिकस्त दे दी। मैचेस का आगाज तो हो चुका है, लेकिन इस वर्ल्ड कप की इफ्तिताई तकरीब जो है वो नहीं हो पाई, जिसके बाद इंडिया को तनकीद का सामना करना पड़ा। और आज इफ्तिताई मैच में तमाशाइयों की अदम दिलचस्पी के बायस स्टेडियम में खाली कुर्सियों ने इंडियन क्रिकेट बोर्ड के तमाम दावों की नफी कर दी, क्योंकि मैदान में तमाशाई ना होने के बराबर थे। वर्ल्ड कप मैचेस शुरू होने से पहले ऑनलाइन बुकिंग वेबसाइट ने तमाम टिकट्स फरोख्त होने का दावा किया था। सोशल मीडिया पर भी शायकीन की जानिब से इंडियन क्रिकेट बोर्ड पर काफी तनकीद की गई। इंग्लैंड की विमेन क्रिकेटर डेनेल वाइट ने भी सोशल मीडिया पर सवाल पूछा कि क्राउड कहां है। दूसरी जानिब साबिक इंडियन क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने स्टेडियम में मुफ्त एंट्री का मुतालबा कर दिया। उनके बकौल उम्मीद है कि दफ्तरी औकात के बाद फैंस जो हैं वो स्टेडियम का रुख करेंगे, लेकिन इसके बाद भी ऐसा कुछ ना हो सका। इससे पहले इंडिया को पाकिस्तानी शायकीन और सहाफियों को वीजे मिलने में मुश्किलात से मुतालिक तनकीद का निशाना बनाया गया था। इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपना पहला मैच कल नेदरलैंड के खिलाफ खेलेगी, लेकिन इससे पहले 2 वार्म अप मैचेस और एशिया कप में कौमी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी मायूस कुन रही है। लेकिन साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान के सेमीफाइनल खेलने की पेशन गोई की है। कौमी टीम की कारकर्दगी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉन न्यूज स्पोर्ट्स एंकर अब्दुल गफार, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये बताइएगा, इफ्तिताई मैच था ना इफ्तिताई तकरीब थी, स्टेडियम खाली है, ये हुआ क्या आपके ख्याल में? सरप्राइजिंग था ये? बहुत शुक्रिया आदिल। बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ तो बहुत ठंडा ठंडा सा माहौल था। ओपनिंग सेरेमनी नहीं हुई। मैंने पता किया अपने कुछ इंडियन दोस्तों से, तो वो कह रहे थी चूंकि ये डे मैच है तो कोई फायरवर्क्स नहीं हो सकते, बट मुझे लॉजिक समझ नहीं आई, क्योंकि एक अच्छी आप जो है वो कर सकते थे ओपनिंग सेरेमनी। बहुत बड़ा जो है वो आप देखें रणवीर सिंह उसके गाने के अंदर मौजूद हैं, तो उन्हीं को बुला लेते, थोड़ा सा वही एक शुगर लगा देते। कुछ ना कुछ होना चाहिए था, मुझे लगता है उसकी कमी रही। और फिर रही थी कसर ये पूरी हो गई आदिल के 1,32,000 के स्टेडियम में आपने इंग्लैंड न्यूजीलैंड का पहला मैच रख दिया। शायद ये कहीं और होता, हालांकि लोग आ गए बाद में 35-40 हजार, लेकिन वो 1,32,000 में बहुत कम दिखाई दिए। तो जाहिर बात है, जैसे वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि जी आप स्टूडेंट्स की एंट्री फ्री कर दें, जय शाह साहब ने बोला जी अब हम आपको पानी मुफ्त देंगे, तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी कमी रह गई कहीं ना कहीं इस प्री हाइप के अंदर। और अच्छा जो है वो एक आगाज नहीं लग रहा था। खाली स्टैंड्स के अंदर वर्ल्ड कप का ओपनिंग मैच हो रहा है और इसी वजह से फिर भारत में दौड़े लग गई जी कि पानी फ्री करें, एंट्री दे दें, ये करें वो करें, और थोड़ा सा तशनगी रह गई। अच्छा गफार, पाकिस्तान तो कल पहला मैच है, वार्म अप दोनों मैचेस पाकिस्तान हार चुके हैं। इससे पहले एशिया कप में भी कारकर्दगी अच्छी नहीं थी, इंडिया से भी हम हारे। कैसे देख रहे हैं, कहां स्टैंड करता है इस वक्त पाकिस्तान? देखिए आदिल, अगर वर्ल्ड कप हो रहा है भारत में और जैसे आपने देखा पहले मैच में कि इंग्लैंड जो है वो एक डिफरेंट टीम लगी, हालांकि वो दोनों वर्ल्ड चैंपियन थे T20 के, मेंस के, ODI के, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट टीम नजर आई। कंडीशंस आपको अच्छी टीम को बुरा बना देती हैं, बुरी टीम अच्छा हो जाती है। पाकिस्तान तो अच्छी खासी टीम है, वर्ल्ड नंबर 2 रैंकिंग है हमारी, अभी कुछ अर्से पहले वर्ल्ड नंबर 1 थे। हमें सिर्फ आदिल अपने आप को ठीक करना है, बेसिक्स को। हमारे स्पिनर्स अपने प्लान्स पर बॉलिंग करें। इस टीम के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि ये टीम दुनिया की किसी भी टीम को वर्ल्ड कप में हरा सकती है, बट इस टीम में इतनी वनरेबिलिटी भी है कि खुदा ना खास्ता ये किसी भी टीम से हार भी सकते हैं। तो ये एक बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल रहेगी वर्ल्ड कप में। बट पाकिस्तान को आदिल सबसे अच्छी चीज ये हो गया कि आपको इब्तदाई 2 मैचेस हल्के मिल गए, यानी कि नेदरलैंड्स है और फिर श्रीलंका। आपको इंग्लैंड नहीं मिला, ऑस्ट्रेलिया नहीं मिला, भारत से भी आपका तीसरा मैच है। तो इस शेड्यूल का पाकिस्तान को फायदा उठाना चाहिए कि आप पहले 2 मैचेस अच्छी क्रिकेट खेल के, नॉर्मल क्रिकेट खेल के भी जीत सकते हैं। आप नेदरलैंड को हरा सकते हैं डेफिनेटली, आप श्रीलंका को हरा सकते हैं, और फिर तीसरा मैच जब तक भारत के 4 पॉइंट्स आपके पास होंगे। आई थिंक आदिल सबसे बड़ा जो चैलेंज है पाकिस्तान का इस वर्ल्ड कप में, आपके स्पिनर्स के ऊपर बहुत नजरें होंगी, क्योंकि हमने देखा है कि शादाब हैं, नवाज हैं, या ऑलराउंडर्स अच्छे हैं, या ये यूटिलिटी क्रिकेटर हैं, लेकिन वनडे के अंदर, वर्ल्ड कप के अंदर आपको ना इम्पैक्ट परफॉर्मेंसेस देना होती है। फिर फखर जमान की जो फॉर्म है, अच्छे खासे बड़े प्लेयर हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 10-12 मैचेस आउट ऑफ फॉर्म है। अगर फखर जमान वर्ल्ड कप में उस फखर जमान की तरह दिखाई दिए जैसा कि वो हैं, और हमारे स्पिनर्स ने अपना रोल प्ले किया, वो ऑलराउंडर ना बने, हमें नहीं उनके ज्यादा रन चाहिए, बट वो विकेटें लें, ये टीम अभी भी वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम हो सकती है। बट जैसा बहुत पहले बहुत सारे क्रिकेटर विव रिचर्ड्स कह चुके हैं, वही अनप्रेडिक्टेबल टीम है। तो पाकिस्तान के मुतालिक यू जस्ट नेवर से एनीथिंग बिफोर कि वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है। बट मुझे ये होप्स हैं कि अगर हम थोड़े से बेसिक अपने ठीक रखें,
भारत में होने वाले वर्ल्ड कप के अंदर एटलीस्ट हम अच्छी चलें, विशिंग देम ऑल द बेस्ट। अब्दुल गफ्फार फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। ट्विटर हैंडल @आदिल शाहज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफ़िज़।